फाइनली बच्चों क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 1 के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ। साथ में इसके मैं आंसर भी लेके आया हूँ आपके 2024 के एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। एक हिसाब से देखा जाए आपका क्लास 10th आपका यानी कक्षा 10 में बायोलॉजी के यदि हम चैप्टर 1 की बात करें तो आपका जैव पराक्रम का आपका चैप्टर 1 है आपका। इसमें के जितने भी आपका MCQ क्वेश्चंस हैं, साथ में इसमें के रिटर्न वाले क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हुआ हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2024 के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको चैप्टर 1 में जैव पराक्रम में आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि आपके जैव पराक्रम से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में दोहराए जाते हैं, इसलिए आपको देख लेना है एक बार, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ से मैं आपको सभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है सबसे पहले। यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको क्लास 10th है बायोलॉजी के आपके चैप्टर 1 के सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। देख लीजिए, यहाँ से मैं सबसे पहले मैं बायोलॉजी के चैप्टर 1 के यानी जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस के मैं सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी भी पूछे जाते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें कि जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि आपको इसमें से कौन से प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम के लिए, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे जी। इसमें यदि हम पहले प्रश्न की बात करें आपका, जो कि आपका MCQ दिया हुआ है, इसमें आपका पहला MCQ जो आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस जो निकलती है ये जल से निकलती है, ठीक। इसमें का जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ये आपका बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, क्योंकि आपका 2 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ प्रकाश अपक्रिया होती है। प्रकाश अपक्रिया क्या होती है, आपके 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया में और हरित लवण में या फिर राइबोसोम में या फिर हरित लवण के स्टोमा में। जो ये प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ये आपका हरित लवक के ग्रेना में होती है, ठीक है। इसको याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका 3 नंबर दिया हुआ है, फ्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। जो आपका फ्लोरोप्लास्ट जो है कि ग्रेना में बनते हैं, क्या बनते हैं, ATP एंड NADP पॉइंट यहाँ 2H आपका ये बनता है। इसमें का देख लेना, आपका C विकल्प इसमें का राइट है, इसको आपको देख लेना। ये सभी मैं बहुविकल्पी आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं रिटन वाले भी प्रश्न दिखाऊंगा, लिखित वाले भी प्रश्न उत्तर मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आपको लास्ट तक आपको वॉच करना है। पहले मैं MCQ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा जाए तो आपके लिखने वाले भी रिटन वाले भी मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में आप सभी क्वेश्चन के आप टिक भी लगा सकते हैं, आप उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, आपका दिया हुआ क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए ये आपका ये MCQ आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आपको देख लेना है। क्योंकि क्लोरोफिल अवशोषित क्या करता है, इसमें 4 विकल्प आपका दिए रहे होंगे, जल करता है या फिर खनिज लवण या फिर प्रकाश ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका 5 नंबर दिया हुआ है, हरित लवण के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवण के जो स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है, इसमें आपके अभी 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। इसमें जो क्रिया होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ठीक। इसमें का बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका 6 नंबर इसमें आपका विकल्प दिया हुआ है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में जो वायु प्रदूषण कम करने की जो प्रक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। इसमें का बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पादपों में वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 7 नंबर प्रश्न आपका, वायुमंडल के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया कौन सी होती है, यह आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया क्रिया में होती है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है या फिर स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है। आवश्यक देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी है, इसलिए इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ये आपके 2023 के भी एग्जाम में पूछा गया। एक हिसाब से देखा जाए ये महत्वपूर्ण आपका MCQ, इसके बारे में आपको सही से देख लेना है एक बार। फिर अब अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो आपका 9 नंबर इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे।
जी 9 नंबर आपका इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है, ये काफ़ी बार आपका प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम पोषी नहीं है, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, फफूंदी, फिताकृत या फिर यीस्ट या फिर मनी प्लांट। जो आपका विषम पोषी जो नहीं है, ये आपका मनी प्लांट जो है विषम पोषी नहीं है, इसलिए इसमें का मनी प्लांट आपका डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, क्योंकि 10 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, आहार नाल की सी के आकार की संरचना जो होती है ये क्या होती है, ग्रहणी होती है, ठीक है, इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि 11 नंबर आपका दिया हुआ है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य में जो ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो सभी को पता होगा, ये 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 12 नंबर आपका, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है, सभी को पता होगा। मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होता है, ठीक है, इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो आपका 13 नंबर आपका दिया हुआ है, क्रमरूप परिशेषिका का भाग होता है, ये बड़ी आंत जो होती है जिसे जिसे कोलन भी कहते हैं, ये जो होती है क्रमरूप परिशेषिका का ये भाग होती है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, आपका 14 नंबर दिया हुआ आपका, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या की बात करें तो मनुष्य में 20 जो होते हैं ये दांतों की संख्या होती है। पूरे दांतों की बात करें तो 32 टोटल दांत होते हैं। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 15 नंबर आपका, मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में चर्वणक दंतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में जो प्रत्येक यानी जबड़े में चर्वणक जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है, 6 होती है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो आपका दिया हुआ, ग्रासनी द्वारा एक लटकी हुई पत्ती के समान यानी कार्टिलेजी संरचना कहलाती है, ये आपका एपीग्लोटिस आपका कहलाती है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, पित्तरस जो है यकृत आपका स्रावित करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप टिक लगा लीजिए। यदि आप सीरीज में देख रहे हैं तो सीरीज से आप टिक लगा लीजिए, फिर नोट्स वगैरह में इसको बिल्कुल देख के जाना है। यकृत जो स्रावित करता है ये पित्तरस स्रावित करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है ये प्रश्न इसमें का। अगला प्रश्न भी आपका 18 नंबर दिया, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के जो पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं, कर्माकुचन कहते हैं, ठीक है, कर्माकुंचन कहते हैं, इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, जठर रस स्रावित करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जठर रस जो स्रावित करता है या फिर जठर ग्रंथियों की ग्रंथियाँ जो होती हैं कहाँ उपस्थित होती हैं, ये अमाशय में अवस्थित रहती हैं, और जठर रस जो स्रावित होता है अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है, अमाशय इसमें का राइट विकल्प रहेगा। अगला फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स जो होता है, ट्रिप्सिन के बारे में आपको सभी को पता होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम जो क्रिया करता है ये किस पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर क्रिया करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स होता है ये क्रिया करता है, ये प्रोटीन्स पर जो है ये क्रिया करता है केवल, बस। अगले प्रश्न को बढ़ाएंगे, जो का 21 नंबर दिया हुआ है, निम्न में से यानी विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। यहाँ जल में घुलनशील विटामिन यहाँ से पूछ लिया गया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन आपका बी और विटामिन सी जो है ये दोनों के दोनों विटामिन घुलनशील है जल में। मैं आगे अभी मैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आप जब रिटर्न वाले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ से सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस सभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है पराक्रम चैप्टर के पूरे में लेके आए हुए हैं। एक हिसाब से देखा जाए जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके साबित होंगे। फिर अगले प्रश्न बढ़ाएंगे आपका, जो कि दिया हुआ 22 नंबर, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है ये आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, सभी को पता होगा। इसमें आपके 4 विकल्प दिए हुए। विटामिन सी जाहिर सी बात संतरा खट्टे फलों में होता है विटामिन सी ज़्यादा, इसलिए आपका संतरा इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। ये आपका विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 इसमें का राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में जो पाया जाता है टाइनिन नामक एक एंजाइम से पाया जाता है। मनुष्य की लार में टाइनिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, उसी के कारण भोजन का यानी पाचन होता है, इसलिए इसमें का टाइनिन विकल्प आपका राइट रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। मनुष्य की लार में जो पदार्थ पाया जाता है टाइनिन नामक एंजाइम से पाया जाता है, ठीक है।
फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आपका जो दिया हुआ है 25 नंबर आपका, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपका श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी की हीमोग्लोबिन के कारण ही श्वसन क्रिया एकदम बेहतर रहती है। इसमें का बी विकल्प आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा कौन सी है? एटीपी, ठीक है। ऊर्जा की जो मुद्रा है एटीपी है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर दिया हुआ है, कोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है आपका कोशिका द्रव्य में होती है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो इसमें यदि अणुओं के लाभ की बात करें तो 2 की होता है, ठीक है। 2 अणुओं के भाग का लाभ होता है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, मानव हृदय के कक्षों यानी वेसम की संख्या कितनी होती? मानव हृदय के कक्षों की कितनी संख्या होती है? ये भी एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। या फिर मनुष्य के हृदय के कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय के कोष्ठों की जो संख्या होती है 4 होती है, ठीक है। डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। ये आपका 2023 के एग्जाम में भी प्रश्न का रिपीट हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, पल्मोनरी जिसे फुफ्फुस सिरा यानी जिसे कहते हैं खुलती हुई रुधिर लाती है, क्या लाती है? बाई अलिंद में, ठीक है। इसको आप छोड़ भी सकते हो, पूछा नहीं जा सकता है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न 2018-17 में पूछा जा चुका है। तो ये फेफड़े में जो शुद्ध रक्त जो आता है ये बाई अलिंद में आता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। ये दोनों एक ही देखा जाए तो एक ही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 33 नंबर आपका, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। शुद्ध जो रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? महाधमनी ले जाता है, ठीक है। डी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। महाधमनी ही शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है, विभिन्न भागों में उसको ले जाता है। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे। आपका 34 नंबर दिया हुआ है, वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होती है? पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी जो है सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होती है यानी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके 2023 की एग्जाम में अगले साल दोहराया जा चुका प्रश्न आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब जो होता है 120/18, ये आपका 80 होता है, ठीक है। 120/80 इसमें का होता है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ाएंगे, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है किस कारण होता है? जो आपके खून होता है शरीर में उसका लाल यानी रंग लाल ही क्यों होता है, किस कारण होता है? यदि इसकी बात करें तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? ये जो पदार्थ उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन होता है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे, लसिका में नहीं पाया जाता है। लसिका में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं लसिका में नहीं पाई जाती हैं। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 38 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में पत्तियों जल एवं खनिज द्वारा यानी लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? या फिर पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है 2023 की एग्जाम में प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये जाइलम द्वारा होता है, सभी को पता होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट भी प्रश्न आपका हुआ है 2023 के एग्जाम में। देख लीजिए पूछा गया है, इसको बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। पौधों में जो जल परिवहन होता है ये एंजाइम से यानी जाइलम द्वारा होता है। प्रश्न अब देख लीजिए 2-3 करके यहाँ से अथवा करके पूछे जा चुके हैं। जैसे जड़ों में यानी पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तब भी आपको घबराना नहीं है, जाइलम द्वारा ही आपको इसमें का विकल्प आपको राइट करके गोला आपको करके आना अपने OMR सीट पे। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादपों में जो जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है जल का
वहन के लिए, ठीक है। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में होता है। ए विकल्प इसमें का राइट रहेगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो आपका पौधों में भोजन का स्थानांतरित होता है। पौधों में जो भोजन का जो स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर जो होता है, ये फ्लोएम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, डिक्सन एवं जैली संबंधित है। डिक्सन एवं जैली जो संबंधित है आपका रसारोहण से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। संवेदना, सुरक्षा, उत्सर्जन, ये सभी त्वचा के कार्य है। और लैंगिक जो लक्षण है ये आपका त्वचा का कार्य नहीं है। फिर अगले प्रश्न और बढ़ेंगे जो 44 नंबर आपका दिया हुआ इसमें का, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां यानी स्तन ग्रंथियां जो होती हैं रूपांतरित संरचना है ये आपका तेल ग्रंथ की, ठीक है। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। यकृत जो है ये अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, ठीक है। यकृत इसमें का राइट विकल्प रहेगा। मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग जो संबंधित है या फिर वृक्कों का कार्य संबंधित है। वृक्कों का जो कार्य है उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन, ठीक है। आपके 2023 के एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट में रखेंगे। बोमेन संपुट भाग है, जो आपका बोमेन जो संपुट भाग है आपका वृक्क नलिका का है, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ, गर्मियों के दिनों में जिस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो गर्मियों में जो पौधे रहते हैं ये मुरझा जाते हैं दोपहर में, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। दोपहर में आप लोगों ने देखा होगा कि पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं, ये जो मेन इसका कारण होता है ये वाष्पोत्सर्जन ही इसका कारण होता है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, लुपिका यानी वायु कोशिका पाई जाती है। लुपिका या फिर वायु कोशिका पाई जाती है फेफड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, कोशिकीय पराक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है आपका एटीपी है। मैंने आगे भी प्रश्न आपको बताया हुआ हूँ, एटीपी ही आपकी मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में जो ऊर्जा मुद्रा कहीं भी प्रश्न आपका होगा तो एटीपी ही इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो उसे अपचायी अभिक्रिया कहते हैं। अपचायी अभिक्रियाएं कहते हैं। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव या फिर पित्तरस का संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे क्योंकि इसके भी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केवल जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील जो है विटामिन सी आपकी जल में घुलनशील है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है, चर्मदाह या फिर पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एटीपी तथा NADP आपका यहाँ से 0.2H का निर्माण जो होता है ये क्लोरोप्लास्टस में होता है, ठीक है, सभी को पता होगा ये। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो बने होते हैं, विषाणु बने होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं रंध्रों में पाई जाती हैं। बी विकल्प इसमें का राइट रहेगा। मूत्र निर्माण जो होता है वृक्क में होता है। ए विकल्प इसमें का भी राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लार में कौन सा एंजाइम से पाया जाता है? लार में जो एंजाइम से पाया जाता है ये एमिलेस जो होता है, ये एंजाइम से जो ये आपका लार में पाया जाता है। आपका एमिलेस जो ये एंजाइम है ये लार में पाया जाता है। पर जहाँ से पूरे आपके बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया, आप सभी आपको रिटर्न वाले भी आपको प्रश्न देख लेना है। थोड़े से और आपके बचे हुए हैं 2-3 प्रश्न, इसको भी देख लेंगे पहले। प्रकाश संश्लेषण पराक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक संश्लेषित नहीं होती है।
किण्वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये आपका कथन सत्य नहीं है। वह जैव पराक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं, सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? ये ग्लूकोज का ये हो जाएगा इसमें का। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के प्रयोग किया जाता है? आपका जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर यहाँ सबके पूरे बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मैंने उसको भी बता दिया। अब आपको रिटर्न वाले क्वेश्चन देख लेना है, लिखित वाले आपको क्वेश्चन देख लेना है, टिक लगा लेना, या फिर आपको चाहे तो आप इनको साथ साथ याद भी कर सकते हैं। मैं पूरा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको बताता चलूँगा। देखिए जैव पराक्रम में आप जो रिटर्न वाले प्रश्न आपको तैयार करना है, लघुत्तरी जो प्रश्न आपको तैयार करना है, पहले लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। पहले मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाए, बहुविकल्पी प्रश्न दिखाए, अब आप लघुत्तरी प्रश्न आप देख लीजिए। पहले देखिए आपका रसांगुर कहाँ स्थित होता है, इसका क्या महत्व होता है? रसांगुर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका क्या कार्य होता है, रसांगुर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अंगुलीय के समान उभरी हुई संरचना जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में होती है रसांगुर कहलाती है, ठीक है। ये छोटी आंत में विशेषकर आपका शेष यंग में पाए जाते हैं। ये यंग यानी के अवशोषण तल में को अत्यधिक यानी लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं और ये पचे हुए भोजन के अवयवों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। इतना आपको तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे। धमनी और शिरा क्या होती है, इसकी डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है। धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एक हिसाब से देखा जाए। पहले हम धमनी की बात करेंगे। देखिए आपका रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनिकाओं में रुधिर को भेजता है उसे धमनी कहते हैं। और धमनियाँ होती हैं ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं और ये शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स क्या होता है, आपको एंजाइम्स का नाम पता होना चाहिए, जबकि मैंने इसके बारे में आगे बता चुका हूँ। आपका एलिमेस जो होता है एंजाइम्स आपके मैंने एमसीक्यू में बताया हुआ हूँ। लार में जो एमिलेस एंजाइम्स पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है और मानव कुछ यानी अन्य स्तनपोषियों में लार में एमिलेस पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। जो पौधों और कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम्स को पैदा करते हैं। सबसे पहली बार लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, एलिमेस पाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ये प्रश्न चाहे आपके शॉर्ट में ही क्यों ना पूछा जाए, कहना तो मेरा मतलब कि चाहे आपका एमसीक्यू में पूछा जाए, बहुविकल्पी में ही क्यों ना पूछा जाए, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, एमिलेस पाया जाता है, बस ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य भी आपको देख लेना। ये भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है, इतना आपको लिख देना, यही इसका मेन कार्य होता है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना सीख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। 2023 की एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र आपको चित्र बना आपको पहले से बनाना सीख लीजिए। इस तरह से मनुष्य का पाचन तंत्र आपको बनाना है, ठीक है। इस तरह से ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, इसी तरह आपको बनाना सीख लेना है, ठीक है। सभी इसके जितने भी भाग है आपको भाग भी इसके सभी आपको दर्शाना रहेगा। जैसे जीभ हो गया, मुख हो गया, ग्रासनी, सभी आपको भाग भी आपको दर्शाना रहेगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो आपका दिया हुआ है लिखने वाला प्रश्न आपका। यकृत के कार्य क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यकृत क्या है, इसके 3 कार्य बताइए। सबसे पहले यकृत होता क्या है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये यकृत होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यकृत जो होता है जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी यानी ग्रंथ है, यकृत है। मनुष्य की सबसे बड़ी यदि ग्रंथ की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत ही है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, जो कि हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है। ये जो है हल्के पीले रंग के पित्त रस का निर्माण करती है, यही आपकी लीवर कहलाती है, ठीक है। इसके यदि हम कार्यों की बात करें तो लीवर के मेन कार्य क्या होते हैं, इसको भी देखेंगे। ये लीवर का जो मेन कार्य होता है, यकृत कोशिकाओं को आपका हिमेरिन नामक पदार्थ का स्रवण करती है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। इसके कार्य देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो।
यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, एक हिसाब से देखा जाए यदि लीवर खराब हो जाता तो आदमी देखा जाए तो कमज़ोर हो जाता है। मेन कार्य अगर देखा जाए तो लीवर ही जितने भी यानी विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, शरीर को पोषक तत्व पहुंचाने में कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद करता है लीवर ही। इससे इसके बारे में आपको देख लेना, इसके महत्व आपको लिख देना है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, एंजाइम्स क्या होता है, किन्हीं दो एंजाइम्स का नाम लिखिए। एंजाइम्स मैंने बताया हुआ हूँ, आप यहाँ भी देख लीजिए। पाचन क्रिया में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ का विशेष महत्व होते हैं। ये पदार्थ इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं तथा चलाते हैं। इन पदार्थों को विकर या एंजाइम्स कहते हैं। ये एंजाइम्स पाचन में रसों में होते हैं। जैसे एंजाइम्स की बात करें, दो एंजाइम्स की, तो आपका आपका जो ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, और आपका एमाइलोप्सिन आपका एंजाइम्स, ये दो एंजाइम्स हैं। दोनों के आपको देख लेना। ट्रिप्सिन की यदि हम बात करें तो ट्रिप्सिन जो होता है यदि अधपके प्रोटीन्स एवं पेप्टोन्स पर क्रिया करके उनको एमिनो अम्ल में बदलता है। यदि हम एमाइलोप्सिन की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के शर्कराओं और मंड को ग्लूकोज में बदलता है। ये दोनों देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न आपका। फिर आपका विटामिन की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताना है, जो कि मैंने आगे भी बोला हुआ था कि इसका महत्व क्या होता है, ये भी आपको बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम विटामिन की बात करें तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन जो होती है ये दो प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन होती है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है। यदि हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन बी और सी, केवल दो ऐसी विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। बी और सी आपको याद रखना है, बी और सी केवल आपका जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन जो है ये आपके जल में यानी वसा में आपके घुलनशील है। ठीक है, जल में केवल बी और सी है और वसा में जो है ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन हैं। यदि हम मानव जीवन में विटामिन की महत्व की बात करें तो विटामिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर को एक स्वस्थ बनाने में, सुडौल बनाने में इसकी बहुत ही भूमिका रहती है। इसके महत्व आप आसानी से लिख भी सकते हो। ठीक है, इसके महत्व एक बार आपको पढ़ लेना है। पाचन रस का संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है पाचन रस पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आप देख लीजिए किस किस तरह आपका प्रश्न पूछा गया है, अथवा करके यहाँ सही करके पूछा गया है। मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स के कार्यों को वर्णन करना है। पित्त रस क्या है या कहाँ स्रावित होता है, ये भी आपको देखना है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है भोजन में, यानी भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। लार की क्या भूमिका होती है भोजन के पाचन में, सबसे पहले ये हम देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लार जो होता है भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइनिन नामक एंजाइम्स मंड को शर्करा में बदल देता है। भाई इतना आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है आपका वायवीय एवं अवायवीय श्वसन, जिसे आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं। इन दोनों में आपको अंतर तैयार कर लेना है। देखा जाए तो अंतर एक दो आपको तैयार कर लेना है, देखा जाए तो एक हिसाब से। यदि इसके हम पहले अंतर की बात करें तो वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभोक्त होती है। यदि इसकी बात करें तो यदि अवायवीय श्वसन की यदि हम बात करें तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस तरह से आपको इसकी देख लेना है। आपको यहाँ से अंतर आपको एक दो पढ़ लेना है, आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। हीमोग्लोबिन पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, ये भी पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित यानी रंगायुक्त लाल रंग, यानी जिसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अणु हैं, जो हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों के श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है और कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देता है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के लिए शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। इतना आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न 2023 की एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। 2014, 15, 16 आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। यदि हम रुधिर और लसिका के यदि हम अंतर की बात करें तो यह आपका यदि रुधिर की हम बात करें तो यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, और यह यदि हम लसिका की इसमें बात करें तो यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ये लाल रंग का है, ये आपका संयोजी यानी रंगहीन है। आपका जो रुधिर है ये आपका लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, ये जो आपका लसिका है ये आपका रंगहीन है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इस तरह से आपको देख लेना। रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो खून होता है, रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, इसमें प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, और लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। लसिका में प्रोटीन्स कम पाई जाती है। इस तरह से अंतर आपको पढ़ लेना एक दो। और रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस तरह से आपको अंतर पढ़ लेना है। धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है, स्पष्ट करना है। ये प्रश्न आपके 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मैं बताया था, बिल्कुल तैयार करना। धमनी और सिरा में अंतर बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि इसके हम धमनी और सिरा के अंतर की हम बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है। देखिए, धमनी जो होता है इसमें रुधिर हृदय के अंगों की ओर बहता है, और जो सिरा होती है इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसकी जो गुहा है सरकरी होती है। धमनी की जो गुहा होती है सरकरी होती है, और सिरा की जो यानी जो गुहा होती है चौड़ी होती है। इस तरह से आपको अंतर देख लेना है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वृक्कार्ड जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसकी संरचना और कार्यविधि का आपको वर्णन करना है। आपका नेफ्रॉन जो है, वृक्कार्ड जिसे कहते हैं, नेफ्रॉन के बारे में आपको तैयार कर लेना है संक्षिप्त टिप्पणी। आपको इसका चित्र आपको बनाना भी आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है। नेफ्रॉन आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न के जिसे नेफ्रॉन या फिर वृक्कार्ड कहते हैं, इसके बारे में आपको देख लेना है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया, इसके बारे में देखेंगे। पोषक क्या है, पोषक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और पोषक के लिए प्रकार को वर्णन करना है। ये सभी आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार करना है। ये सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको लगा लीजिए। आपके सभी लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको हैं जैव पराक्रम के। अब लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, पोषक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका प्रकार आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले पोषक के बारे में पढ़ेंगे। पोषक किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, ये भी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। पहले हम पोषक की बात करेंगे। देखिए, पोषक जो होता है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली विभिन्न यानी उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन के से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाते हैं, जैसे भोजन ग्रहण करने के लिए पाचन, अवशोषण यानी कोशिकाएं तक पहुँचाने, कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करके, अथवा जीव द्रव्य में स्वीकृत करके, तथा भविष्य में के लिए शरीर का संग्रहित करने तक की सभी जो क्रियाएं होती हैं, ये सम्मिलित नाम पोषण ही होता है। एक हिसाब से देखा जाए, सभी में देखा जाए पोषण जो होता है कहीं ना कहीं मनुष्य को जीवित रहने में के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सभी जीवधारियों हो या फिर मनुष्य हो, सभी के लिए पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। वह पोषण करने की विधियाँ सभी की अलग अलग हो सकती हैं। यदि इसकी जो विधियाँ है, दो विधियाँ है। सबसे पहले स्वपोषी पोषण, ये इसके यदि पोषण की यदि हम प्रकार की बात करें, जिसे विधियाँ भी कहते हैं। पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण होता हुआ ऐसे जीव जो वे सभी जीव परपोषी कहलाते हैं, जो स्वयं भोजन निर्माण करते हैं और प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो परपोषी रहते हैं, जो वे दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संक्षेप में आपको लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हर एक
पौधे में, हरे पौधों में जिनमें क्लोरोफिल या फिर परहरित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपको इस तरह से आपको देख लेना है। इसकी यहाँ से आपको अभिक्रिया भी आपको देख लेना है यहाँ से, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं। पाचन क्रिया को आपको समझाना है। यदि हम पाचन क्रिया की बात करें, फिर पाचन की बात करें, तो पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तक कोशिकाओं में पहुंच जाएं, ठीक है। इस तरह आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। मनुष्य के हृदय का आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। हृदय क्या होता है, जिसे आंतरिक संरचना, मनुष्य का हृदय ही आंतरिक संरचना है एक हिसाब से देखा जाए तो। हृदय के कार्य क्या होते हैं, कार्य भी आपको बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना देखेंगे। सबसे पहले ये मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशी अंग है, जो वृक्ष गुहा के डायग्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। यह दोहरी भित्त की झिल्ली नुमा थैली यानी हृदय आवरण पेरिकार्डियम से बंद रहता है। दोनों झिल्लियों के माध्यम तथा हृदय व हृदय आवरण के मध्य हृदय आवरणी यानी द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य धक्कों से रक्षा करती है। यह हृदय यानी हृदयक मांसपेशियों का बना होता है। हृदय के 4 वैषम होते हैं, जैसे कि आगे भी बहुविकल्पी प्रश्न में बताया हुआ हूँ, पढ़ लेना। इसके बारे में भी आपको हृदय का चित्र आपको बना लेना है। इस तरह से आपका हृदय का चित्र बनता है, ठीक है। फिर और प्रश्न हम देखेंगे, रुधिर परिवहन की परिभाषा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दोहरा संचरण पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो। ये ग्रहण किए हुए पदार्थ को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए वहाँ पर उत्पन्न यानी अतिरिक्त पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड तथा NH3 को निश्चित स्थान तक पहुंचने की क्रिया को संवहन तथा परिवहन कहते हैं। और केवल लाभदायक पदार्थ का ही संवहन नहीं होता, बल्कि अवशिष्ट पदार्थों का भी शरीर में ऐसे स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। जिस परिवहन तंत्र में संवहन माध्यम रुधिर होता है और उसे रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं, उसी को रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको तैयार कर लेना है। उत्सर्जन से आप क्या तात्पर्य है, और मनुष्य में उत्सर्जीय अंगों के नाम बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखा जाए तो एक हिसाब से मनुष्य के वृक्क के 2 प्रमुख कार्य आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न। उत्सर्जन पहले हम देखेंगे, ये शरीर के विभिन्न यानी उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या फिर वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जो इसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है। कभी कभी तो ये अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले ना होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते हैं, अतः इनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ तक इसकी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है उत्सर्जन की। उत्सर्जन का यहाँ से आपको इसका चित्र भी आपको बनाना सीख लेना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रमुख उत्सर्जी जो अंग होते हैं, इसके बारे में भी देख लेना एक बार। मनुष्य में रक्त की संरचना क्या होती है, इसके किडनी जिसे कहते हैं, किडनी का भी चित्र आपको पता होना चाहिए। फिर एक प्रश्न और आपका बच जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अभी से लिख के रख दीजिए, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व होता है। वाष्पोत्सर्जन हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसका महत्व देखेंगे। यदि वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों, जैसे पत्तियां होगी, हरे प्ररो आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से आंतरिक पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। और वाष्पोत्सर्जन पौधे के सभी यानी वायवीय भागों से होता है, परंतु पौधों में पत्तियों
पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले यानी महत्वपूर्ण अंग हैं। ये अत्यधिक आपका चेरस होती हैं और पौधों की वायवीय सतह का एक महत्वपूर्ण भाग बनाती है। इस पर अधिक संख्या में पररंध्र दोनों सतहों पर वितरित होता है। वाष्पोत्सर्जन का यहाँ से महत्व भी देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन को आवश्यक बुराई कहा गया है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के परिणामस्वरूप पौधों में जल की कमी हो जाती है। अतः विशेष शुष्क स्थानों में पौधों तो इसे रोकने के लिए भी अनेक उपाय करते हैं, फिर भी यह पौधों के लिए अत्यंत उपयोगी है। पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का निम्नलिखित महत्व है। महत्व आपको पढ़ लेना एक बार। पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन आपको पढ़ लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। रंध्रीय पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, आपका होता है उप त्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और आपका वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 3 आपके वाष्पोत्सर्जन होते हैं पौधों के पत्तियों में, ठीक है। पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जो होता है जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। जैसे जालम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा जल स्फीत दाब के कारण पत्ती की पड़ मध्य कोशिकाओं में पहुंचता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको देख लेना है एक बार, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, इससे आपको पढ़ लेना एक बार।